Hello everybody, I welcome you all to my channel Law Classes by शिवानी। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द कंप्लीट चैप्टर डीलिंग विद द अडॉप्शन। इस पूरे वीडियो में आपको अडॉप्शन से रिलेटेड जो पूरा ये चैप्टर है, चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 17 कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। जुडिशरी एस्पिरेंट्स के साथ साथ ये वाला वीडियो एकेडमिक पर्पज़ से भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से प्रोविजंस को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। सो प्रोविजंस को पढ़ने से पहले एक बार हम अडॉप्शन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मनुस्मृति के टाइम से ही इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फैमिली टू हैव अ सन। अब सन का होना एक फैमिली में क्यों ज़रूरी था? क्योंकि सेल्वेशन का प्रोसेस बिना बेटे के तो हो ही नहीं सकता था। अर्पण और तर्पण की जो प्रक्रिया होती है, मतलब मोक्ष तभी मिलेगा जब किसी इंसान का जो अंतिम संस्कार है वो उसके सन ने किया हो, ग्रैंडसन के थ्रू मिला हो, या फिर ग्रेट ग्रैंडसन, मतलब सन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस फैमिली में सन नहीं होगा तब क्या करते थे? तब क्या होता था, एक सेरेमनी के थ्रू, जिसे हम कहते हैं दत्तक होम। दत्तक यानी अडॉप्शन, होम यानी जो पूरी पूजा पाठ होती है, ठीक है, हवन की प्रक्रिया के थ्रू। तो वहाँ पे जो है उसके थ्रू जो है अडॉप्शन हो जाता था। एक फैमिली, हिंदू फैमिली, दूसरी हिंदू फैमिली में जो है अपना जो बेटा है उसको दे रही है, इसलिए जो है बेटे को गोद ले लिया जाता था। जो प्राइम पर्पस था वो सिर्फ क्या था? सेल्वेशन। रादर आई शुड से द प्राइम एंड द ओनली पर्पस। सेल्वेशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हिंदू फैमिली में। ठीक है, अब लॉ की बात करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे जो हामा में आप डील करेंगे अडॉप्शन, वो हिंदू फैमिली से दूसरी हिंदू फैमिली में अडॉप्शन हो रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे तो फिर और किस तरीके के अडॉप्शन होते हैं? देखिए, अगर कोई बच्चा अनाथ है, सरेंडर्ड है, एबेंडेंड है, उसका अडॉप्शन जो होगा ना वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू होगा। आपने पढ़ा होगा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड द चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉस। ठीक है, तो जो बच्चे चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं, जैसे ऑर्फन, सरेंडर, एबेंडन, तो उन्हें चाइल्ड केयर होम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में अडॉप्शन एक पार्ट होता है। ऑल राइट, सो टू मेक द चिल्ड्रन अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एक समाज का भाग बनाने के लिए अडॉप्शन की वहाँ पे प्रोसेस होता है। यहाँ पे आपका हाम अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि आपका जे एक्ट में कारा के रूल्स अप्लाई होते हैं। कारा दैट इज़ सेंट्रल अडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है जब हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात करेंगे, कि एक हिंदू फैमिली से दूसरी हिंदू फैमिली में अडॉप्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना जो बच्चा है अपने भाई को गोद दे दिया, तो एक हिंदू फैमिली से दूसरी हिंदू फैमिली में ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं कोई भी आप अनाथ आश्रम से बच्चे को नहीं ले रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। You should always remember in Hindu law that at a one time only one person can adopt a child and there can be only one adoptive parent. ठीक है, मदर फादर दोनों एक साथ अडॉप्शन में बच्चे को नहीं ले सकते हैं। या तो मदर अडॉप्ट करेगी या तो फादर अडॉप्ट करेगा, इस तरीके से। एंड सिमिलरली, या तो मदर अडॉप्शन में अपने चाइल्ड को देगी या तो फादर अपने अडॉप्शन में चाइल्ड को देगा, एक बार में एक ही करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे पूरी थ्योरी चलती है। इसे हम कहते हैं कि हिंदू लॉ में कोई भी कलेक्टिव अडॉप्शन नहीं है, मदर फादर दोनों एक साथ अडॉप्ट नहीं कर सकते, अनलाइक इन जे एक्ट। जे एक्ट में प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की थ्योरी चलती है। बोथ मदर एंड फादर दे कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 से। सेक्शन 5, अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। क्लॉज 1, नो अडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट or to a Hindu except in accordance with the provisions contained in this chapter, and any adoption made in contravention of the said provision shall be void. Clause 2 ये कहता है, an adoption which is void shall neither create any right in the adoptive family in the favor of any person which he or she could not have acquired except by the reason of the adoption, nor destroy the rights of any person in the family of his or her birth. यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? एक तो वॉइड कर लीजिएगा, एंड सेकंड आप क्लॉज 2 में मार्क करेंगे अडॉप्टिव फैमिली, यानी कि मुझे अडॉप्ट करना है, एंड आफ्टर गेटिंग द अडॉप्शन तो आई विल बी कॉल्ड अडॉप्टिव फैमिली। ठीक है, तो क्लॉज 1 में ये कहना चाह रहे हैं, जब कभी भी किसी हिंदू चाइल्ड का अडॉप्शन होगा इस एक्ट के आने के बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, तो वहाँ पे आपका हामा एक्ट अप्लाई किया जाएगा। हामा एक्ट का जो अडॉप्शन का जो चैप्टर है, चैप्टर 2, इसी के अकॉर्डिंग अडॉप्शन होगा। और अगर चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग अडॉप्शन नहीं होता है तो ऐसा अडॉप्शन वॉइड हो जाएगा।
क्लॉज 2 में कहना ये चाह रहे हैं, अगर अडॉप्शन वॉइड हो गया है तो इट वोंट क्रिएट एनी राइट और ड्यूटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 5, अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस कोड, बाय दिस चैप्टर, चैप्टर 2। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 6, टॉक अबाउट द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन। No adoption shall be valid unless clause 1 the person adopting has a capacity and also the right to take in adoption. The person giving in adoption has a capacity to do so. The person adopted is capable of being taken adoption. The adoption is made in compliance with the other conditions mentioned in this chapter. एक हिंदू फैमिली से दूसरी हिंदू फैमिली में चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो एक हिंदू फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एट अ टाइम एक ही पर्सन अडॉप्शन में दे सकता है अपने चाइल्ड को और दूसरा एक ही जो है पर्सन अडॉप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे 3 पार्टीज़ हो गई, तीनों पार्टीज़ की यहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए अपने अपने स्फेयर में। अगर मैं अडॉप्ट कर रही हूँ किसी चाइल्ड को तो मेरी जो है ना यहाँ पे कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं अडॉप्ट कर सकूँ। क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस है बेसिकली, वो फर्दर आपके जो सेक्शंस है वहाँ पे बताएंगे। अब जो ये बच्चा है जिसे अडॉप्शन में दिया जा रहा है वो भी केपेबल होना चाहिए ऑफ टेकिंग इन अडॉप्शन। ऑलराइट, उसके बाद जो अडॉप्शन अपने चाइल्ड को दे रहा है उसका राइट होना चाहिए, उसकी भी कैपेसिटी, उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशंस होने चाहिए कि वो अडॉप्शन में अपने चाइल्ड को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो वहाँ पे सारी कैपेसिटी की जो बात करी जाएगी वो फर्दर सेक्शंस में आपकी जो है काफ़ी डिटेल में बताया गया है। ऑलराइट, 3 पार्टीज़ है, तीनों केपेबल होनी चाहिए अपने अपने स्फेयर में, तभी वैलिड अडॉप्शन कहा जाएगा अगर तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल होंगी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे स्टडी सेक्शन 7, द कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। एनी मेल हिंदू who is of sound mind and is not a minor has a capacity to take a son or a daughter in adoption, provided that if he has a wife living he shall not adopt except with the consent of his wife unless the wife has completely and finally renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कब कोई एक मेल हिंदू अडॉप्ट कर सकता है चाइल्ड को, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कह रहे हैं एक मेल हिंदू सन या डॉटर किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। फॉर दैट ही शुड बी साउंड माइंड एंड ही शुड नॉट अ माइनर, यानी कि उसे मेजर होना चाहिए। ठीक है, मेल हिंदू कैन अडॉप्ट सन और डॉटर इफ़ ही इज़ साउंड माइंड एंड मेजर। सेकेंडली, अगर वो मैरिड है तो उसको वाइफ की कंसेंट की ज़रूरत है, मस्ट है। और कब वाइफ के होते हुए भी उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, व्हेन शी हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब कि वो जो है सन्यासिनी हो चुकी है, साध्वी भी कह सकते हैं। सीज टू बी हिंदू, कन्वर्ट हो चुकी है। डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट शी इज़ अनसाउंड माइंड। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये प्रोविज़न ये कह रहे हैं यहाँ पे कि हिंदू मेल अडॉप्ट कर सकता है किसी भी सन को, डॉटर को, अगर वो साउंड माइंड है, मेजर है। कोई माइनर अडॉप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, if Hindu male is married, consent of wife is required. It is must. Consent of wife is not required if the wife has renounced the world, ceased to be Hindu, declared by competent court that she is unsound mind. आगे पढ़ते हैं explanation. If a person has more than one wife living at a time of adoption, the consent of all the wives is necessary unless the consent of any one of them is unnecessary or any of them by the reason specified in the प्रिसीडिंग प्रोविजो। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, अब मोर देन वन वाइफ वाला कब होता था। देखिए 1956 से पहले क्या था, एक्ट ही नहीं था, तो हिंदूज जो थे, हिंदू मेल, दे वर हैविंग मोर देन वन वाइफ। ठीक है, तो ये उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो वहाँ पे हर एक वाइफ की कंसेंट रिक्वायर्ड है। किस केस में कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, अगर रिनाउंस द वर्ड, सीज टू बी हिंदू, डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट दैट शी इज़ अनसाउंड माइंड। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे होंगे कि इस एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे क्या रेलिवेंसी है, तो वो रेलिवेंसी यही है, 1956 से पहले की सिचुएशन थी ये, इसी वजह से यहाँ पे जो इसे ऐड किया है। नाउ वी विल स्टडी सेक्शन 8, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। इस प्रोविज़न को पढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो प्रोविज़न है ना आपका, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ 2010 अमेंडमेंट। 2010 से पहले क्या सिचुएशन थी, देखिए 2010 से पहले
अ मैरिड हिंदू वुमेन शी वॉज नॉट हैविंग अ राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। अनमैरिड फीमेल हिंदू तो अडॉप्ट कर सकती थी, ठीक है। बट इस अमेंडमेंट के बाद क्या है, अनमैरिड वुमेन है या फिर कोई मैरिड वुमेन है, इक्वली दे बोथ आर हैविंग द राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, सन और डॉटर। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 8। Any female Hindu who is of sound mind and is not a minor has a capacity to take a son or a daughter in adoption, provided that if she has a husband living, she shall not adopt a son or a daughter except with the consent of her husband, unless the husband has completely and finally renounced the world or ceased to be a Hindu or has been declared by the court of competent jurisdiction to be of unsound mind। जो आपने प्रोविज़न सेक्शन 7 में पढ़ा था एक मेल हिंदू के लिए, वही प्रोविज़न आपका एक फ़ीमेल हिंदू के लिए अप्लाई होता है। यानी कि अ हिंदू फीमेल शी कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड, सन और डॉटर, फॉर दैट शी हैज़ टू बी साउंड माइंड मेजर। अगर मैरिड है, हस्बैंड की कंसेंट बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। कंसेंट हस्बैंड की कब रिक्वायर्ड नहीं है, इफ़ द हस्बैंड हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड, ठीक है, सीज टू बी हिंदू, कन्वर्ट हो गया, ही इज़ नो मोर हिंदू, तो हामा तो वैसे भी वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है ना। डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, दैट्स इट। आई होप आपको सेक्शन 7 समझ में आ गया, सेक्शन 8 समझ में आ गया। पहले आप मेल हिंदू की बात करेंगे, उसके बाद एक फ़ीमेल हिंदू की बात करेंगे सेक्शन 8 में। सेक्शन 5 हमने बात की थी अडॉप्शन टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर, चैप्टर 2, ठीक है। सेक्शन 6 में बताया था कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ वैलिड अडॉप्शन, तीनों पार्टीज़ के बारे में बताया था। उसके बाद 4th क्लॉज हमने पढ़ा था अदर कंडीशंस। तुरंत फिर आप आएंगे एक मेल हिंदू की क्या अडॉप्शन की कैपेसिटी होती है, ठीक है। उसके बाद एक फ़ीमेल हिंदू की क्या होगी वही कैपेसिटी, सिमिलर है दोनों की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 9। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेक्शन 9, द पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। हमने 7 और 8 में ये पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल टू टेक इन अडॉप्शन। कौन अडॉप्ट कर सकता है, यहाँ पे कौन अडॉप्शन में दे सकता है अपने चाइल्ड को, ठीक है। उसकी कैपेसिटी की बात करिए सेक्शन 9 में। तो क्लॉज 1 में सिंपल सी बात है कि फादर मदर नेचुरल गार्जियन बच्चे को अडॉप्शन में दे सकते हैं। भाई जिनका बच्चा है उनके पास सबसे पहले ही राइट होगी और किसके पास होगी। सिमिलरली यहाँ पे ये बात कर रही है कि गार्जियन में अगर नेचुरल गार्जियन नहीं है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास ये राइट होगी, टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं है तो अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। क्लॉज 2 में ये कह रहे हैं कि मदर और फादर इन दोनों के पास ये राइट है जैसे कि टू गिव देयर चाइल्ड इन अडॉप्शन, दोनों के पास इक्वल राइट है। बट एक बार में एक ही जना जो है अडॉप्शन अपने बच्चे को देगा, मदर और फादर। अगर मदर अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे रही है तब फादर की कंसेंट ज़रूरी है। फादर अगर अपने चाइल्ड को अडॉप्शन में दे रहा है तो मदर की कंसेंट ज़रूरी है। अगर 3 डिस्क्वालिफिकेशन है, सेम रिपीट करना है, रिनाउंस द वर्ल्ड, सीज टू बी हिंदू, अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, उस केस में कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है अदर स्पाउस के रहते हुए भी, ठीक। हम बात करेंगे सेक्शन 9 की, पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन अडॉप्शन। 7 और 8 में हमने कौन से कैपेसिटी की बात करी थी, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्टिव मदर, अडॉप्टिव फादर, अडॉप्टिव फीमेल, अडॉप्टिव मेल, ठीक है। उनकी बात करी थी हमने 7 और 8 में। 9 में हम बात करेंगे जो अडॉप्शन में दे रहे हैं बच्चे को, जैसे फादर मदर नेचुरल गार्जियन, ठीक है। उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे 5 सब क्लॉजेज हैं, क्लॉज 3 आपका ओमिट हो चुका है। क्लॉज 1 में ये कहना चाह रहे हैं फादर मदर जो नेचुरल गार्जियन है इनके पास राइट होती है अडॉप्शन में अपने बच्चे को देने की, या फिर उसके बाद टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास ये राइट आएगी जो विल के थ्रू जो है क्रिएट किए जाते हैं, या फिर द गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट। क्लॉज 2 में ये कह रहे हैं मदर और फादर दोनों के पास इक्वल राइट होती है अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने की। मान लीजिए अगर मदर है, शी वांटेड टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, देन फादर की कंसेंट इज़ नीडेड। सिमिलरली अगर फादर जो है अपने बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है तब मदर की कंसेंट ज़रूरी है। दोनों केसेस में कंसेंट कब नहीं ली जाएगी, देखिए अगर ये डिस्क्वालिफिकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, रिनाउंस द वर्ल्ड, सीज टू बी हिंदू, अनसाउंड माइंड, डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। समझ में आया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे कोई भी कलेक्टिव अडॉप्शन में देने का या फिर अडॉप्शन में जो है टेक इन वाला प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अडॉप्टिव फादर होता है जैसे कि अडॉप्टिव मदर होती है। यहाँ पे सिमिलरली दोनों तरफ से जो है एक पार्टी अडॉप्शन में दे रही है तो एक पार्टी अडॉप्शन में ले रही है बच्चे को, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ेंगे क्लॉज 3। क्लॉज 3 तो ओमिट हो चुका है, अब हम देखें क्लॉज 4। क्लॉज 4 में क्या है? देखिए, अगर फादर मदर दोनों की डेथ हो गई है या फिर किसी वजह से बच्चे के पेरेंट्स का पेरेंटेज क्या है, कौन फादर है कौन मदर है, दैट इज़ अननोन, या फिर रिनाउंस द वर्ल्ड अनसाउंड माइंड, उस केस में क्या होगा ना, गार्जियन ऑफ द चाइल्ड कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन बट विद द प्रियोर परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये हो गया आपका क्लॉज 4। क्लॉज 5 में कहना चाह रहे हैं कि चाइल्ड का जो वेलफेयर है दैट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। कोर्ट ना फुल सेटिस्फैक्शन के बाद ही बच्चे को जो है अडॉप्शन में देगी क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग, जब वो गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड जो है उसके पास जब राइट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए बच्चे की एज इतनी है कि उसके पास कंसेंट देने का राइट है, मतलब कि वो इतना मैच्योर इनफ है, तो उस केस में क्या होगा, उसके कंसेंट को, उसके विशेस को सबसे पहले जो है सुना जाएगा, रखा जाएगा कि मतलब वो अडॉप्ट होना भी चाहता है कि नहीं। इफ़ द चाइल्ड इज सच ऑफ एज दैट ही कैन गिव हिज कंसेंट whether he wanted to be adoptive or not। उसके बाद हम देखेंगे कि कोर्ट यहाँ पे ये भी चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं भाई चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला बन रहा है, मतलब अडॉप्शन जो है पैसे के बदले में जो है दिया जा रहा है बच्चे को, समझ रहे हैं आप? तो वो चीज़ भी कोर्ट यहाँ पे चेक करेगी। होता नहीं है कि बच्चे को पैसे के बदले में दे दिया अडॉप्शन में, वो चीज़ तो उसको कोर्ट यहाँ पे कंसिडर करेगी काफ़ी अच्छे से, एक्सेप्ट व्हाट कोर्ट है सैंक्शन। जो कोर्ट ने जो अमाउंट दिया है कुछ इस तरीके का, तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, देखिए एक्सप्लेनेशन में फादर मदर का है वुड नॉट इंक्लूड एन अडॉप्टिव फादर एंड एन अडॉप्टिव मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये है कि अडॉप्शन फर्दर नहीं हो सकता है। एक बार अडॉप्ट हो गया, मैंने अडॉप्ट करा है चाइल्ड, तो मैं क्या हो गई अडॉप्टिव मदर, मैं फर्दर अडॉप्शन में बच्चे को नहीं दे सकती हूँ। इसी तरीके से अडॉप्टिव फादर भी नहीं दे सकता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जो ये फर्स्ट क्लॉज है इसका मतलब यही है, इसे मिस इंटरप्रेट मत करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। गार्जियन मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपका यहाँ पे जो ये पूरा प्रोविज़न है, कोर्ट का क्या मतलब है? कोर्ट मीन्स अ सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स और हुज जुरिसडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरली रिसाइड। ठीक है, विल स्टडी सेक्शन 10 द पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड। अब तक आपने क्या पढ़ा है? अब तक हमने ये देखा कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टेकिंग इन अडॉप्शन एंड गिविंग इन अडॉप्शन। ठीक है, मुझे अडॉप्ट करना है, सामने वाले को अडॉप्शन में अपने बच्चे को देना है, तो हम दोनों की कैपेसिटी की तो बात हो गई है। बट अब कौन से बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी की बात अब तक नहीं करी है। ठीक है, सेक्शन 6 को ही हम आगे पढ़ रहे हैं, एक एक उसका पॉइंट। ऑल राइट, तो सेक्शन 10 में उसी की बात कर रहे हैं। सेक्शन 10 ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है उसे हिंदू होना चाहिए, ही शुड नॉट ऑलरेडी बीन मैरिड, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, मैरिड के साथ कस्टम अटैच कर दिया है। उसके बाद ये है कि 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए अनलेस द कस्टम प्रोवाइड्स, यानी कि अनमैरिड बच्चे को ही अडॉप्ट किया जा सकता है। बट अगर उसके कस्टम में है, उसका कस्टम परमिट करता है, तो मैरिड वुमेन या फिर मैरिड मेल को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। सिमिलरली 15 साल वाली एज के साथ इन्होंने कस्टम को ऐड कर दिया है, मतलब कि ऐसा है कि 15 साल के ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, बट अगर उसके कस्टम में है कि अडॉप्शन हो सकता है 15 साल के ऊपर के बच्चे का भी, तो उसे अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक है, एक कोई ऑलरेडी अडॉप्टेड हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैंने बच्चे को अडॉप्ट किया, अब इसी बच्चे को जो है फर्दर अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता, ये दोबारा अडॉप्शन में नहीं दे सकते। तो ये बात आपकी हमने कहाँ पे पढ़ी है? अभी इससे पहले ही मैंने बताया था ना, अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव फीमेल की कैपेसिटी में मैंने आपको बताया था कि वो आगे फर्दर अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। वो इसी वजह से कहा था, एक बार बच्चा अडॉप्ट हो गया है जो, वो आगे फर्दर अडॉप्शन में नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 10 भी यही बात करता है, भाई मुझे एक बार एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया, ख़त्म, बस वहीं तक हूँ, यहीं तक हो गया अडॉप्शन, अब फिर से दोबारा मेरा अडॉप्शन कहीं और हो रहा है, ये नहीं हो सकता है, ओनली वंस। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अदर कंडीशंस। सेक्शन 6 में पढ़ा था ना, लास्ट का जो क्लॉज था क्लॉज 4, अदर कंडीशंस भी हैं, तो वो अदर कंडीशंस हैं आपके सेक्शन 11 में। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट दी अदर कंडीशंस फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। इन एवरी अडॉप्शन, पहला है अगर सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उस केस में अडॉप्टिव फादर या फिर अडॉप्टिव मदर
दे शुड नॉट हैव अ सन ऑलरेडी। सिंपल सी बात है, सन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो एक हिंदू सन आपके पास नहीं होना चाहिए, ना ही सन सन्स और सन सन सन्स, यानी कि ग्रैंड सन और द ग्रेट ग्रैंड सन, whether they are connected by the legitimate blood relationship or by adoption, living at the time of adoption। क्लॉज 2 में कहते हैं अगर आपको बेटी को अडॉप्ट करना है तो एक हिंदू फादर या फिर हिंदू मदर, उनके पास ऑलरेडी हिंदू डॉटर नहीं होनी चाहिए, और अगर उनका बेटा है तो बेटे की डॉटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेशंस यहाँ तक है। उसके बाद हम ये देखेंगे क्लॉज 3। आप क्लॉज 3 में ये कह रहे हैं कि अगर फीमेल को एक मेल अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, अडॉप्शन बाय मेल ऑफ अ फीमेल, तो दोनों के बीच में मिनिमम 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अगर बात करें कोई फीमेल एक मेल को अडॉप्ट कर रही है तो उनके बीच में भी 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ऑलराइट, ये आपका क्लॉज 3 और क्लॉज 4 दोनों में है। 21 ईयर्स का मिनिमम डिफरेंस तो होना ही चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे कि क्लॉज 5 में क्या है। देखिए क्लॉज 5 कहता है द सेम चाइल्ड में नॉट बी अडॉप्टेड साइमल्टेनियसली बाय 2 और मोर पर्सन। सेम चाइल्ड कैन नॉट बी अडॉप्टेड, मतलब अडॉप्शन जो है एक बार में एक ही हो सकता है। अब सेम चाइल्ड का अडॉप्शन फर्दर आगे अडॉप्शन में वो नहीं जा सकता है। ठीक है, देयर आफ्टर क्लॉज 6 द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड मस्ट एक्चुअली गिवन एंड टेकन इन अडॉप्शन। यहाँ पे जो गिवन एंड टेकन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ पे गिवन एंड टेकन की सेरेमनी कंडक्ट करी जाती है जब बच्चे को जो है अडॉप्शन में दिया जाता है। देखिए क्या था, 1956 से पहले दत्तक होम का पूरा एक सेरेमनी होती थी, हवन कुंड होता था, उसके बाद एक बच्चे को अडॉप्शन में दिया जाता था पूरी पूजा पाठ के साथ। बट अब क्या प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में सिर्फ ये है, अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो गिवन और टेकिंग की एक सेरेमनी हो जाती है कि एक इंटेंशन पता चल जाता है कि एक बच्चे को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक उसकी बर्थ की फैमिली से, ठीक है, टू द फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन, या फिर कोई एक ऐसी फैमिली है जिसने छोड़ दिया है या फिर अननोन पेरेंटेज है तो उसको एक फैमिली ऑफ इट्स अडॉप्शन में जो है उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये है सिंपल सी बात आपकी क्लॉज 6 की। सो वी आर डन विद क्लॉज 1 2 3 4 5 एंड 6। प्रोवाइजो क्या है आपका, परफॉर्मेंस ऑफ दत्तक होम शैल नॉट बी असेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन। बता दिया मैंने आपको कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहले होता था, अब इसकी कोई ऐसी नीड नहीं है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि सेक्शन 12 आपका डील करता है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जनरल इफेक्ट क्या है अडॉप्शन का। देखिए जनरल इफेक्ट अडॉप्शन का यही है कि अडॉप्शन के बाद जो फैमिली होती है एक अडॉप्टेड चाइल्ड की, जिस फैमिली से उसे अडॉप्शन में दिया गया है, दैट इज़ अ फैमिली ऑफ बर्थ, वहाँ से उसके सारे जो रिश्ते होते हैं, जितने भी रिलेशंस होते हैं, वो सब उसके सीवियर हो जाते हैं। अब वो कम्प्लीटली एक नई फैमिली का पार्ट बन जाता है, जिसे हम कहते हैं अडॉप्टिव फैमिली। ठीक है, अब इसके कुछ रिलेशंस में एक्सेप्शंस हैं, मतलब कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ उसके सीवियर नहीं होते हैं टाइज, वो एग्जिस्ट करते हैं अडॉप्शन के बाद भी, जो कि आपके ABC और C क्लॉज में है। देखिए अडॉप्शन से पहले जो भी उसके प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशंस हैं, जो भी सपेडास रिलेशंस हैं, वो अडॉप्शन के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे। जैसे भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं सिंस दे आर इन अ प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप, अब उसमें से बहन को दे दिया अडॉप्शन में दूसरी फैमिली को, अडॉप्शन के बाद वो अपने उसी भाई से शादी नहीं कर सकती है, बिकॉज स्टिल वो जो एक आपका प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशंस है वो एग्जिस्ट करेगा। Now talking about section 13, right of adoptive parents to dispose of their property subjected to any agreement to the contrary. So they have this right to dispose of his property by the transfer inter vivos or by will। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो अडॉप्टिव फैमिली है, ठीक है, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो जिस भी तरीके से चाहें दे कैन डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीमेंट तो डिस्पोजल हो सकता है, डिस्पोजल की पावर होती है, इंटरवाइवस हो सकता है या फिर विल के थ्रू कर सकते हैं। इंटरवाइवस मतलब ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। सो इवन आफ्टर अडॉप्शन ऑल्सो अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास एक राइट रहती है टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द इंटरवाइवस ऑल्सो, मतलब दोनों पार्टीज अलाइव हैं। एक्सेप्शन सिर्फ क्या है आपका, अग्रीमेंट। अब जो विल है उसी तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगी उसकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लिया है तो जो उनके राइट्स हैं वो राइट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, वो एंड हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं, स्टिल दे हैव द राइट अनलेस कोई ऐसा अग्रीमेंट है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि सेक्शन 14 क्या है। देखिए सेक्शन 14 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ अ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। अडॉप्टिव मदर कौन होगी, तो क्लॉज 1 तो बहुत ही जनरल सा है, यहाँ पे कहते हैं
कि जब कोई एक हिंदू महिला, एक हिंदू वाइफ बेसिकली एक चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, चाहे वो सन हो या डॉटर हो, शी विल डीम टू बी नोन एज द अडॉप्टिव मदर। उसके बाद क्लॉज 2 में कह रहे हैं जब 1956 की सिचुएशन थी ना, उससे पहले की, जब एक से ज़्यादा वाइफ हुआ करती थी, जो सीनियर मोस्ट वाइफ है जिससे पहले शादी करी हुई तो वो सीनियर मोस्ट होगी, सो उसे हम कहते थे वहाँ पे अडॉप्टिव मदर। बाकी जो वाइफ्स होंगी दे विल बी कॉल्ड एज अ स्टेप मदर टू द चाइल्ड। उसके बाद है क्लॉज 3। क्लॉज 3 में ये कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए बैचलर अनमैरिड, ठीक है, उसने जो है एक सन को अडॉप्ट करा फॉर एग्जांपल, उसके बाद उसने शादी करी है डब्लू से। अब एच तो अडॉप्टिव फादर होगा, शादी उसने क्या करा था, एक अडॉप्शन के बाद किया था, पहले बच्चा अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद उसने शादी करी अपनी, सो दैट मदर विल बी कॉल्ड एज द स्टेप मदर। ठीक है, लिखा है ना, डीम टू बी द स्टेप मदर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। क्लॉज 4 में कह रहे हैं एक फीमेल है, चाहे वो अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, किसी भी तरीके से सिंगल है, उसने अगर एक बेटे को अडॉप्ट करा, ठीक है, मान लीजिए बेटे को अडॉप्ट किया है, तो उसके बाद क्या करा, अडॉप्शन पहले हुआ है, उसके बाद उसने शादी करी है, तो जिससे शादी करी है वो उसका स्टेप फादर होगा। ठीक है, पहला अडॉप्शन हो रहा है, उसके बाद शादी हो रही है, चाहे वो एक मेल है चाहे वो एक फीमेल है, दोनों केसेस में अगर बैचलर है, किसी भी तरीके से अनमैरिड है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया बच्चे को, चाहे वो डॉटर है या सन है, उसके बाद जो शादी करी है, फीमेल ने अगर शादी करी है तो जो उसका हस्बैंड होगा वो उस बच्चे का स्टेप फादर कहलाएगा, और अगर मेल ने शादी करी है अडॉप्शन के बाद तो वो जो मदर होगी वो उसके लिए उसकी स्टेप मदर होगी। ठीक है, ये सारे क्लॉजेज हैं आपके सेक्शन 14 में। अब हम देखते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है। सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे जैसे कि सेक्शन 15 वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए एक बार अडॉप्शन हो गया वो हो गया, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, अगर वो वैलिड अडॉप्शन है तो अडॉप्टेड चाइल्ड अपनी बर्थ की फैमिली के पास वापस नहीं जा सकता है। सो वंस अडॉप्शन इज़ डन इट इज़ डन, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। अब सेक्शन 16 बात करते हैं प्रिजम्पशन एज टू द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। देखिए जब कभी कोर्ट में अडॉप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ता है पार्टीज़ को, ये प्रूव करने के लिए कि उनके बीच में अडॉप्शन हुआ है। तो वहाँ पे कोर्ट ये प्रोज्यूम कर लेती कि अडॉप्शन वॉज मेड इन कंप्लाइंस विद दिस चैप्टर 2। अब कोर्ट का प्रिजम्पशन तब अराइज हो जाता है जब वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे दोनों पार्टीज के साइन देखती है ना, तो यानी कि प्रिजम्पशन कब अराइज होता है, जब दोनों पार्टी साइन कर रही होती हैं उस डॉक्यूमेंट को रिलेटेड टू द अडॉप्शन। अब हम देखेंगे अपना लास्ट सेक्शन 17 प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। नो पर्सन शैल रिसीव और अग्री टू रिसीव एनी पेमेंट और अदर रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन ऑफ द अडॉप्शन। If in any case this provision is contravened, then it shall be punishable with the imprisonment which may extend to 6 months or with fine. Clause 3. No prosecution under this section shall be instituted without the previous sanction of the state government. So यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा रहा है, लिया जा रहा है, दोनों फैमिलीज, ठीक है, तो आप जो है ना पैसे के बदले में ये सब काम नहीं कर सकते। भाई बच्चे को बेच नहीं रहे आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड है। इन एनी केस अगर ये प्रैक्टिस होता है तो क्या होगा, इट इज़ पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 महीने की सज़ा होगी विद फाइन। ठीक है, वॉयलेशन होगा अगर इस प्रोविजन को तो 6 मंथ्स इम्प्रिजमेंट विद द फाइन। सो फॉर द स्टार्टिंग द प्रोसिक्यूशन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है प्रीवियस सैंक्शन चाहिए आपको स्टेट गवर्नमेंट की, क्लॉज 3 में। सो स्टूडेंट हमने जो है ना अडॉप्शन का जो ये पूरा चैप्टर 2 है सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 17 तक उसे पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आई होप आपको एक एक प्रोविज़न बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड इन एनी केस कुछ समझ में नहीं आया देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, अगेन आई विल टेल यू कि किस तरीके से वहाँ पे क्या प्रोविज़न का इंटरप्रिटेशन है। सो दैट्स इट इस वीडियो में। इसके बाद जो मेंटेनेंस का चैप्टर है उसे भी कवर करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।